नमस्कार, समाज संध्या न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। एक नई खबर के साथ किशनपुर विधानसभा क्षेत्र में हुई मीटिंग के दौरान बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंच पर विराजमान आपके जयपुर शहर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रामचरण बोरा जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री राघव शर्मा जी, राज्यसभा में हमारे साथी रहे पूर्व सांसद आदरणीय श्री राम कुमार वर्मा जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सह कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री श्याम अग्रवाल जी, पूर्व महापौर मनीष पारिक जी, दीपक जी परिवार और तीनों मंडलों के मंडल अध्यक्ष मुकेश जी, हेमंत जी, दीपक जी और आप सबके आशीर्वाद के आकांक्षी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के प्रत्याशी आदरणीय श्री चंद्र मनोहर जी। देखिए, हमारे यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य तो ये है कि चंद्र मनोहर जी को आपको इतने मनोहर वोटों से जिताना है कि दुनिया का चंद्र पूर्णिमा का चंद्र नजर आने का। मतलब वो पूर्व के सारे रिकॉर्ड ब्रेक होने चाहिए कि आज तो वैसे प्रतिपदा का चंद्र है, यानी आज से शुरुआत है और 15वां दिन जब होगा उससे पहले पहले आपको इतना आशीर्वाद देना है कि पूर्ण कलाओं के साथ मनोहर छवि के साथ श्री चंद्र मनोहर जी विधानसभा में आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि आज 14 नवंबर बाल दिवस है। बाल दिवस का सबसे बड़ा हकदार कौन है? कांग्रेस के चिर युवा, चिर व्याकुल, चिर व्यथित, चिर कुपित और बाल सुलभ उच्छृंखलता के प्रतीक श्री राहुल गांधी। उनको मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं, कांग्रेस पार्टी को विशेष रूप से और उनके प्रमुख नेता को विशेष रूप से। शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनको ये संसार छोड़ोगे 60 वर्ष हो गए, उसके बाद भी सोचते होंगे कि 50 वर्ष के बाद भी परिपक्व कैसे हुआ जाए, इस बारे में विचार किया जाए। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। आज हम सब ने अपनी दीपावली का पर्व मनाया, और ये दीपावली अपने आप में खास दीपावली थी। ये दीपावली इसलिए खास थी कि ये एक नजरिए से आखिरी दीपावली थी। किस नजरिए से? अयोध्या में श्री राम लला विराजमान थे, भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होकर स्थापित होने से पहले ही अंतिम दीपावली थी। श्री राम लला विराजमान पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ वहां पर होंगे। अभी आपने देखा होगा अयोध्या में 21 लाख से अधिक दीप जले और एक नया कीर्तिमान बना। मुझे याद आता है, तो बचपन में 1987 अप्रैल का महीना बादल के रूप में राम की पैड़ी के ऊपर जब भव्य राम मंदिर के निर्माण की संकल्प की रैली हुई थी, उसमें भी गए थे। एक दौर था जब भगवान ताले में बने थे, हम लोग नारा लगाते थे, लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए थे। एक दौर आया उसके बाद कि मंदिर पे प्रतिबंध लगा हुआ, तो कहा जाता था कि कहीं सुनते हो राम तेरी पीढ़ियों का नाम कायरों की सूची में जोड़ देना चाहिए, और तेरे भी जो दर्शन के मंदिर पे प्रतिबंध लगा हो तो हिंदू कहलाना हमें छोड़ देना चाहिए। फिर एक दौर आया जब भगवान छप्पर के नीचे गए, और वो छप्पर यदि खराब हो जाता था तो सरकारें उसको चेंज नहीं कराती थी। उसके बाद कोर्ट जाना पड़ता था ताकि उनके ऊपर नया छप्पर लगे। आपको याद हो 2005 में आतंकवादी हमला भी हुआ था, और भगवान की कृपा थी कि जो बम उस टीले के नीचे फेंका गया था वो फटा था। अब इसको संयोग मान लीजिए या दैव मान लीजिए। फिर एक जगमगाती हुई दिवाली आपने ये भी देखी, तो मुझे याद आता है इस दिवाली को देख के, एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली जब उजड़ा हुआ गुलशन था, रोता हुआ पानी था,
रोशन है और ज्योत निराली है, वो भी निराली। एक और बात की इस दिवाली में मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि कल ही आंकड़ा आया है और महंगाई की दर 5% से नीचे 4.8%। यानी इस घनघोर दौर में जब पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था के चुनौतियों से जूझ रही है, कोविड के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उभरते हुए सही दिशा में बढ़ रही है। और जो लोग कहना चाहते हैं कि मोदी जी के दौर में अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, मैं याद दिलाना चाहता हूँ इसी दिवाली पे जो आंकड़ा आया है उसमें कार, ऑटोमोबाइल, सोना, इन सारी चीजों के लिए जो खरीदारी हुई है पिछले साल के मुकाबले 20 से 24%। इसलिए आज अभी G20 का सम्मेलन हुआ तो आप सबको याद हो, हम इकलौते देश हैं जो 7.8% की ग्रोथ रेट के साथ G20 में सबसे ऊपर है। क्यों हुआ है जानते हैं? इसी जयपुर में एक रैली हुई 4-5 साल पहले, आपको याद हो, महंगाई की, जिसमें राहुल गांधी जी ने 10 मिनट हिंदुत्व में भाषण दिया। मतलब रैली महंगाई की, भाषण हिंदुत्व। और क्या बोला था? मैं हिंदुत्व को नहीं समझता। आप कहेंगे महंगाई और हिंदुत्व का क्या संबंध है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज आप देख लीजिए ग्रोथ रेट हमारी 6.5 से 7% है, महंगाई 4.8 के पास आई है। जब हिंदुत्व की शक्तियां सत्ता में रहती हैं, विकास की दर ऊपर और महंगाई की दर नीचे रहती है। जब उनकी सत्ता रहती है तो महंगाई की दर ऊपर और विकास की दर नीचे रहती है। तो याद दिलाना चाहता हूँ, पुराने लोग याद होगा 1980 के दशक में भारत का मजाक उड़ाया 70 और 80 हमारी रेट ऑफ ग्रोथ 2% के आसपास होती है, कभी 1.8, 1.9, 2%। तो एक कहावत प्रचलित थी भारत में कि भारत 2% से आगे तो कभी ग्रो कर ही नहीं सकता। इट इज ए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये वो थी। तो मैं कांग्रेस पार्टी को बता देना चाहता हूँ, यदि आपको हिंदुत्व समझ में नहीं आता है तो वो तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ थी, और आज जो है ये हिंदुत्व रेट ऑफ ग्रोथ है, जिसमें हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने, हम 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, हम 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने। आज देश में 7.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई एक ऑटोमोबाइल जरूर है, यानी स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार। और दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बने। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले हम दुनिया के नंबर 1 के देश हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा इन्वेस्टमेंट अमेरिका से ज्यादा है, और चांद के अछूते दक्षिणी ध्रुव को छूने वाले दुनिया के और मोदी जी ने, क्योंकि हर देश को अधिकार होता है कि वो जिस पॉइंट पर उतरेगा उस पॉइंट का नामकरण वो कर सकता है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी ने इस पॉइंट का नाम क्या रखा? पॉइंट शिव शक्ति। ये शिव शक्ति से ये भी याद आता है जब हमारी धर्म संस्कृति एकमात्र ऐसी संस्कृति है जहां ईश्वर तत्व में स्त्री को स्थान दिया गया है। दुनिया की बाकी संस्कृतियों में विनम्रता से कहना चाहता हूं, ईश्वर सिर्फ पुरुष है, उसमें स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है। हमारे यहाँ शिव शक्ति क्या है? भगवान शंकर अर्धनारीश्वर मिले गए हैं, ये कल्पना से हमारे यहाँ। और इसीलिए आप देखिए उसके बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ, यानी महिलाओं को संसद और विधानसभा में समुचित प्रतिनिधित्व, और उसके बाद ये पहली होना थी। यानी समझ जाना चाहिए कि शिव और शक्ति और भारत की शक्ति अब चंद्रमा की ऊंचाई तक पहुंचने वाली है। नियति यह संकेत दे रही है, जिसमें शिव की शक्ति भी शामिल है और मां की शक्ति भी शामिल है। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं, मगर आपको पता है जैसे भगवान राम का जब राज्याभिषेक होने वाला था तो सीधे राज्याभिषेक हो गया था क्या? नहीं, कोई केकई खड़ी हो गई थी, कोई मंत्रा खड़ी हो गई थी। जब पांडवों को राज मिलना था तो कोई शकुनी खड़े हो गए थे। तो बस याद रखिए, जो समाज की शक्ति और एकता उभर कर सामने आती चली जाती है, कहीं बहुत सी केकई मिलेंगी, बहुत सी मंत्रा मिलेंगे, बहुत से काल मिलेंगे, बहुत से मारीच मिलेंगे, बहुत से स्वभाव मिलेंगे, जो ये नहीं चाहेंगे कि आपकी एकता और शक्ति उभर कर सामने।
और जब जब बढ़ने की बात आती है, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से, आज नेहरू जी का जन्मदिन है, आप जवाब दीजिए। आप कहते हैं जातिगत जनगणना हम कराएंगे, अरे ये जवाब दीजिए, रोकी किसने? ब्रिटिश टाइम तक तो होती थी ना, किसने रोकी थी? 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना नेहरू जी की सरकार ने रोकी थी। तो आज नेहरू के जन्मदिन पे आप जवाब दीजिए, आप क्या मानते हैं नेहरू गलत या नेहरू अप्रासंगिक हो? तो वैसे एक बात तो मान लीजिए ना, या तो नेहरू गलत थे या बेकार हो गए, तो सरकार नहीं चलेगी कि नेहरू भी ठीक थे और ये भी ठीक था। मगर मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हम सबको याद होगा कि 1992 में जब विवादित ढांचा गिरा तो उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त की गई, पर हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश की सरकार को बर्खास्त की। यहाँ क्या लेना देना था? और आपको याद हो उसके बाद जब चुनाव हुए थे तो राजस्थान में तो सरकार आ गई थी, ये एक प्रकार है। उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं, तब सपा, बसपा, कांग्रेस आई, तीनों मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार ली। तब एक नारा चला था, आप सबको याद हो, कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस समय हमारी एक नेत्री ने कहा था कि ये नारा क्यों लगा, क्योंकि हमारी एकता में, हमारी शक्ति में कुछ कमी नहीं, हमें कुछ लोग बांटने में सफल हुए। जिस दिन आप अपनी वास्तविक शक्ति और एकता दिखा देंगे, उस दिन जो लोग नारा लगाते हैं कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दिन नारा यह हो जाएगा, क्या मुलायम का काशीराम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। राजस्थान की धरती जब हम आते थे तो एक गर्व का अनुभव, एक शौर्य का अनुभव, ये भारत के बलिदान, त्याग और शौर्य की भूमि, जिसके लिए कहा जाता है नमन करूं मैं वहां जहां रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण चंदन है मिट्टी राजस्थान। अब जब आते हैं तो मन में दुख, आक्रोश हो। जिस बात का आक्रोश होता है कि राजस्थान में पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिलता था, कानून व्यवस्था की जो स्थिति वर्तमान से, राजस्थान में कभी कट्टरपंथियों के हौसले उतने बुलंद नहीं थे कि सर तन से जुदा कर दिया गया। सिर्फ यहीं पर हुआ, और उसके लिए पीएफआई जैसे संगठन, जो कि बाद में कोर्ट के द्वारा भी बैंड संगठन हो गए, प्रतिबंधित संगठन हो गए, उन्हें कोटा में रैली निकालने की परमिशन नहीं हुई। मुझे ध्यान आता है इस धरती पे, जिसके लिए तो कहा गया कि जिसको कभी मुगलों की तलवार जिसका सर झुका नहीं सकता, जिसके लिए कहा जाता है जमा सके अधिकार तनिक खिलजी करके लेके हथियार नहीं, जमा सके अधिकार तनिक खिलजी लेके हथियार नहीं, और ठहर सके जिस पर छापर अदर की तलवार। और जहां तलवार से सिर झुका नहीं, वहां कांग्रेस के राज में सिर कट गया। मुझे लगता है इससे बड़ा दुख की बात नहीं हो सकती है। और इसके बावजूद ये जितने उत्तर से दक्षिण तक के लोग बैठे हुए हैं, तथा कथित इंडिया गठबंधन वाले, इनके इसका बाकायदा एक सुनियोजित षड्यंत्र नजर आ रहा है। अभी आपने देखा परसों इसकी इंडी गठबंधन का एक बड़े दल का नेता लक्ष्मी माता के बारे में अनाप शनाप बोलता है, और दक्षिण भारत में जो इनका सबसे बड़ा गठबंधन है, दल है, वहां बाकायदा कॉन्फ्रेंस होती है, यानी एक होता बयान और एक होता बाकायदा एक दिन का सेमिनार चल रहा है, जो इस पे विचार कर रहा है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। और अगर देखा जाए, आज आपने देखा हो तो दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना वीडियो जारी किया चुनाव प्रचार, जिसमें चंद गुंडे दिखाए गए और वो गुंडे भगवा पट्टा डाले। ये दर्शाता है कि उनके मन में भारतीय संस्कृति, भगवा और हिंदुत्व के लिए किस सीमा तक खड़ा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, ये तो वो धरती आपने कितना बड़ा अपमान किया है राजस्थान की जनता चाहती है। आपने गुंडों के ऊपर भगवा रंग का पट्टा दिखाया, ये तो वो भगवा रंग था जिसको सर पर बांध कर केसरिया पाना पहनकर साका करने के लिए लोग चाहते थे। ये वो भगवा रंग था जिसकी चूड़ा तोड़कर सतियां जो थी अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए अग्नि में प्रवेश कर जाती थी। उस भगवा रंग अगर आपने गुंडों के हाथ में दिखाया है, तो मुझे लगता है कि जो दक्षिण में आपने
एक सेमिनार किया है पिरामिडेशन ऑफ सनातन धर्म, वो बाकायदा आप व्यवस्थित करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अब आपके विज्ञापन प्रचार और प्रसार में भी होगा। इसलिए मैं बहुत साफ रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि आज भारत जब बड़ी प्रखरता और प्रबलता के साथ आगे बढ़ रहा है, बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो ये नहीं चाहती कि भारत आगे बढ़े, जो नहीं चाहती कि भारत मजबूती के साथ आगे बढ़े और दुनिया को सही मायने में उसकी सही दिशा दिखा सके। मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले याद करिए इस देश का कौन सा कोना था जहां पर धमाके नहीं होते, आतंकवादी हमले नहीं होते। चंडीगढ़ से शुरू करिए, दिल्ली, जयपुर, पुणे, नासिक, सूरत, मुंबई, नागपुर, लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद, गया, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहां आतंकवादी घटनाएं नहीं होती? चलती ट्रेन में धमाके होते थे, चलते बस में धमाके होते थे। आप लोगों को याद होगा, एयरपोर्ट पे जाए, रेलवे स्टेशन पे जाए, बस अड्डे पे जाए, लिखा रहता था संदिग्ध वस्तु को छुइएगा नहीं, इसमें बम हो सकता है। तब इनको डर नहीं लगता था। आज ये समाप्त हो गया तो भारत में डर लगता है। इससे आप समझ सकते हैं कि जो शक्तियां आज आपको डराने की कोशिश कर रही है, जो उस समय भारत को डराना चाहती थी, आज उन्हें डर लगने लगा है। मोदी जी ने ये बदलाव और इतना बड़ा बदलाव आया है कि मोहल्ले की लड़ाई हो या दुनिया की लड़ाई, आपने देखा होगा हमेशा कमजोर आदमी कहता है कि ये आदमी बड़ा है, ये ताकतवर है, मुझे सता। और हम दुनिया के बहुते देश थे जो मोदी जी की सरकार आने से पहले बस एक अटल जी का 6 साल का दौर छोड़ दें तो आजादी के बाद ज्यादातर समय में पड़ोस का मुल्क हमसे छोटा भी था, हमसे कमजोर भी था, हम बड़े भी थे, ताकतवर थे, पर हम ये कहते रहते थे हमें सता। अब वो दौर आया है जब हमने उनको स्थिति ये बदली है कि वो जाके कहता भारत हमको आग देखा। पिछले 9 साल भारत के इतिहास के आजादी के बाद के इकलौते 9 साल में हमने पाकिस्तान के साथ कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं, नो ऑफिशियल वायलेंस। तो कोई कहेगा नहीं किया तो क्या प्राप्त कर लिया? एक बार हमसे टीवी डिबेट में एक सज्जन ने पूछा कि भाई अटल जी की तो नीति ये थी पाकिस्तान के बारे में कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, दोस्त बदल सकते। तो मोदी जी तो लगता है उस नीति से पलट गए। मैंने कहा नहीं, मोदी जी ने उसी नीति से एक कदम आगे बढ़े। अगर अटल जी ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते, पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो मोदी जी ने कहा हाँ हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो पड़ोसी को हैसियत में बदल सकते। और आपने देखा, याद करिए वो वीडियो जिसमें पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के एक सांसद वहां के उस समय के तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लेके कह रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब मीटिंग में बैठे थे, आर्मी चीफ आए और आर्मी चीफ के पांव कांप रहे। ये फ्लोर ऑफ द हाउस में दिया गया पार्लियामेंट के मेंबर का बयान है। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे थे, आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे और अब आर्मी चीफ ने कहा खुदा का वास्ता है शाम तक अभिनंदन को वापस करो और इंडिया का। मुझे लगता है ये सीट कहां से मिली? जब बालाकोट का अटैक हुआ था, अगर आपको याद हो, बालाकोट करने के बाद मोदी जी की पहली रैली 2019 में कहां में राजस्थान में, उसमें से एक रैली चित्तौड़ में थी, मसला में उसमें था। तो वो क्या शिक्षा देते हैं? ये शायद मोदी जी को इसी शौर्य की धरती से प्रेरणा मिली कि कहने के तो राणा कहे वंश ने कहाते हैं, राणा साहब पौरुषम क्यों नहीं बिछाए, जीने के लिए तो मरना सीख नहीं होगा, प्यारे कायर का कठोर तन मन से उतारिए। और उन्होंने जो जवाब दिया कि आतंक जो मिटाना चाहते हो तो वो गांठ मत, कोई एक मारे आप 10 भी। मगर अफसोस उसके बाद कुछ लोगों के दिल में दर्द होता। दर्द क्या था? कोई पूछा तो 300 मरे थे कि 30 ही मरे। कोई कह रहा था बिल्डिंग गिरी थी कि पेड़ गिरे थे। कोई कह रहा था इंसान मरे थे कि कौवे मरे थे। जनाब, इस ढंग के कहने वाले लोगों को मुझे लगता है देश की करोड़ों जनता और राजस्थान की जनता बहुत सटीक और करारा
जिनके लिए भगवान हमको राजस्थान के चुनाव प्रचार में इस रूप में देखते हैं, यही वो लोग हैं। आप याद करिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया फिलिस्तीन को। प्रियंका गांधी जी का ट्वीट फिलिस्तीन के ऊपर, सोनिया गांधी जी ने अखबार में आर्टिकल लिखा फिलिस्तीन लोगों के समर्थन में। किसने लिखा भाई? इससे पहले किसी अंतरराष्ट्रीय समस्या पर आपको सोनिया गांधी जी का अखबार में लिखा आर्टिकल क्या होगा बताइए? और मध्य प्रदेश में उनके चुनाव प्रचार के दौरान उनके एक प्रत्याशी फिलिस्तीन के मारे गए लोगों के लिए मौत पर इसका मतलब बहुत साफ है। इसी जमाने में तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में वीरों का नारा था, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। अब तो लग रहा है जुड़ेगा कट्टरपंथी जीतेगा हमास। सोचिए, उसको गहराई से सोचिए कि एक समुदाय को हमास तक जोड़े रखना है और एक को तोड़े रखना है, तरह तरह से तोड़े रखना है, उत्तर दक्षिण में तोड़े रखना है, हिंदी गैर हिंदी में तोड़े रखना है, अगले पिछड़े में तोड़े रखना है। इस डिजाइन को हमको समझने की जरूरत है। और इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ यह विषय इस बात का नहीं है ये चुनाव कौन जीतेगा, ये विषय इस बात का है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को, पिछले 15 अगस्त भाषण देते हुए कहा था कि अमृत काल है अगले 25 में, स्वतंत्रता के 75वें से 100 होगा। अब ये अमृत काल का पहला साल है, यानी अमृत काल का उषा काल है। और उन्होंने कहा कि अमृत काल में जो आधार बनेगा इन 25 वर्षों में 1000 साल तक देश के भविष्य का निर्धारण करेगा। चुनाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी सोच चुनाव मूलक होगी, हमारी सोच सभ्यता मूलक। योर थिंकिंग इज इलेक्टोरल, आवर थिंकिंग इज सिविलाइजेशन। और देखिए, सोच विकास की भी कहां से आती है? जब हमें सरकार बनी 2014 तो राजस्थान की धरती वो है जहां पर पानी की थोड़ी समस्या रहती है, पड़ेगा मगर सूर्य की अधिकता रहती है। तो आप देखिए उन्होंने क्या सोचा कि गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र जहां पर की सूर्य की अधिकता रहती है, तो सोलर एनर्जी की शुरुआत की। आज सोलर एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, जो नीतियों का परिवर्तन केंद्र सरकार ने किया है, सोलर एनर्जी के मैटर्स के जनरेशन में इस समय राजस्थान नंबर 1 पर है। पर इतना ही नहीं, बहुतों ने सोचा होगा कि सोलर एनर्जी में देश को आगे ले जाएंगे। और पता है मोदी जी के नेतृत्व में क्या हुआ? मोदी जी के नेतृत्व में ये हुआ है कि अगर इस देश को विकसित देश बनना था तो बिजली की तो जरूरत बहुत है। तो आपको बताइए, बिजली पहले ज्यादा किससे बनती? कोयले से। अगर आप कोयले से ही इस देश को इतनी बिजली देंगे कि विकसित राष्ट्र बन सके, तो इतना कोयला चाहिए और पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आप नहीं सोच सकते। तो उन्होंने सौर ऊर्जा की बात कही और ये लक्ष्य रखा कि 2030 तक भारत की 40% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऊर्जा की ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, जिसमें सबसे बड़ा सौर ऊर्जा होगा। और शायद आपको आश्चर्य हो, ये कभी किसी सरकार में नहीं हुआ होगा कि 2030 में 40% अटेन करने का टारगेट 2022 में था। अब 2030 का टारगेट 50% कर दिया गया, यानी 50% ऊर्जा हमारी क्लीन एनर्जी होगी। और मोदी जी ने वो काम करके दिखाया कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना जिसका केंद्र भारत है, यानी भारत दुनिया में सौर ऊर्जा के देशों का नेता बना। ये चमत्कार करके हमारी सरकार ने दिखाया है। राजस्थान की दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण है, ये मुझे लगता है समझने की आवश्यकता है। हमारी जो पिछली सरकार थी, वसुंधरा जी के समय में आपको याद हो, पानी का भूजल का स्तर बढ़ा था। जब भूजल का स्तर बढ़ा था, सिर्फ गुजरात और राजस्थान दो ही राज्य थे ना, बाकी पूरे भारत में माना जाता है डिप्रेशन। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता तो पानी का महत्व अच्छी तरह समझती है। पानी के दोनों भी, पानी मतलब जल भी और पानी का मतलब मान सम्मान। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, जो रहीम दास का दोहा था कि रहीमत पानी ना किए बिन पानी सब सूद और पानी गए होती मानस की। अर्थात जल की भी रक्षा करिए, मान सम्मान की भी रक्षा करिए। एक बार ये पानी नहीं रहा तो फिर उसके बाद उसके अंदर से कोई भी सकारात्मक कार्य नहीं हो सकता। इसलिए मैं सिर्फ
आपसे ये कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ सालों में आप लोगों ने जो दंश खेला है, राजस्थान ने जो दंश खेला, कांग्रेस कहती है गारंटी है, तो उनकी गारंटी क्या है? किसानों से कहा था बस 10 दिन में सारा कर्जा माफ कर दें, 10 दिन में कुछ नहीं हुआ। जवानों से कहा था बेरोजगारी भत्ता दें, जवानों को क्या मिला? पेपर लीक, यानी जवान नौजवान हैरान, किसान परेशान, कानून व्यवस्था लहूलुहान, कट्टरपंथियों के हौसले चढ़ते आसमान, और किताबों में महाराणा प्रताप से ज्यादा अकबर महान, ये है अशोक गहलोत के 5 साल का राजस्थान। इसलिए आज हमें एक मौका मिला है एक बदलाव की तरफ आगे बढ़ने का। केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से चीजें आगे बढ़ रही हैं विकास की दिशा में और दृढ़ता के साथ, देखिए बहुत बड़ा बात जानते हैं, इससे पहले आपको याद हो कभी भी हमारे नेता लोग विदेश आते थे तो केवल डिप्लोमेटिक बात करके चले जाते। मोदी जी यहाँ के 2 बड़े चेंज, एक वहां भारतवंशियों से मिलना शुरू किया, दूसरा कल्चरल डिप्लोमेसी, सांस्कृतिक, भारत का जो सांस्कृतिक संबंध है। याद करिए आपको मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला दौरा किया, भूटान का दूसरा दौरा नेपाल का किया। जब वो पशुपतिनाथ मंदिर से बाहर निकले थे, त्रिपुंडी लगाए हुए, रुद्राक्ष की माला पहने हुए, तो प्रधानमंत्री से पहले कभी नहीं कहा। भारत की जो सांस्कृतिक गौरव की क्षमता है, यदि आप दृढ़ता से चलेंगे तो वो क्या चमत्कार दिखा सकती है, मोदी जी के रहते हुए क्या मुमकिन हो सकता। बस एक उदाहरण देता हूँ, हम लोग जब बच्चे थे, राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, तो उस समय कहा जाता था कि अगर राम मंदिर बनने लगेगा तो मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना पड़ता है। आज हकीकत क्या है? राम मंदिर भी बन रहा है। आपने देखा G20 के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक दिन के लिए भारत में रुके, भारत के साथ व्यापार की वार्ता करने के लिए। इतना ही नहीं, भारत यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच में व्यापार का कॉरिडोर बन रहा है मिडिल ईस्ट से होते हुए। और इतना ही नहीं, अब राम मंदिर भी बन रहा है, अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। इसे कहते हैं कि जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अपनी शक्ति को कम मत समझिए। ऐसे प्रसंग बता के ज्यादा समय नहीं होगा, मुझे जाना था आगे भी। देखिए, जब सीता माता को खोजने के लिए हनुमान जी गए और उन्होंने सीता जी को अपना परिचय दिया, तो दुर्गा काली वो कथा आपने सुनी होगी। तो जब सीता जी को विश्वास हो गया कि ये भगवान के रूप है, तब हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा कि माता चिंता मत करिए, बस कुछ ही दिनों में हम आएंगे और सारे निशाचरों को, असुरों को मारकर हम आपको मुक्त करा के। तो सीता जी ने कहा कि भाई राक्षस तो बड़े शक्तिशाली हैं, तुम लोग तो वानर हो, छोटे छोटे हो, कैसे इन लोगों को हराओगे? तो उसमें पंक्ति आती है, सीता जी कहते हैं, है सुत कपि सब तुम ही समान। सुत पुत्र कपि तो तुम्हारे समान है, सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट्ट बनवा, मोरे हृदय परम संदेह, इसलिए मेरे हृदय में संदेह हो रहा। जैसे वो कहती है, हनुमान जी क्या करते हैं, जैसे उन्होंने कहा मोरे हृदय परम संदेहा सुनि कम प्रकट कीन दिखे, तो अपना विराट स्वरूप दिखाकर, विराट स्वरूप क्या था? कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अतुल। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि सीता मन भरोसा तब भयो उन्हीं नगरू पवन सुत, भरोसा हुआ, फिर वापस उसी रूप में आ गए। तो आप समझ लीजिए, आप लोग अपने को छोटा मत समझिए, ये संगठन की शक्ति, समाज की शक्ति बहुत विराट रूप धारण कर चुकी है और अब वह मार्ग प्रशस्त होने वाला है। और बहुत से लोग नहीं चाहेंगे कि आप इन शक्तियों के साथ आगे बढ़ें, इसलिए मार्ग में बाधा उत्पन्न करने चाहेंगे। परंतु बाद में हनुमान जी ने क्या कहा था कि हनुमान तेरी भरोसा करी पुनि की प्रणाम और राम काज की ने बिनु मोहि कहा।
कभी कभी आप सुनेंगे कि बहुत सारी बातें सुनी, मुझे विश्वास कैसे हो जाए कि ऐसा होने वाला है। तो विश्वास के लिए आप यूं समझिए कि भारत का समय आने वाला और भाजपा के साथ क्या होने वाला। तो दो पंक्ति में आपको बताता हूं। हम आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं कर रहे। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए हमने किसको देश को पीछे छोड़ा? ब्रिटेन को, जिसने हम पे 200 साल हुकूमत की थी। अंग्रेज क्या कहते थे कि हिंदुस्तानियों पे अंग्रेजों की हुकूमत इसलिए जरूरी है कि इन्हें राज करना नहीं आता। हम बताएंगे राज कैसे होता है। आज उनके यहाँ इतनी उठापटक हुई कि उसके बाद एक भारतीय व्यक्ति उन्हें बता रहा है कि राज कैसे किया जाए। और ये दिवाली इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि अब अमेरिका के व्हाइट हाउस के ऑफिशियल हॉलिडे में दिवाली है। और पहली बार वो ब्रिटेन जिसने यहाँ पे हुकूमत की थी, उसका प्रधानमंत्री जनता को दिखाने के लिए प्रतीकात्मक दिवाली नहीं मना रहा है। ऋषि सुनक कहते हैं, मैं सनातनी हिंदू हूं, गर्व और श्रद्धा से दिवाली। तो बस आप समझ लीजिए कि ये संकेत है कि क्या होने वाला था। और अगर किसी को इसमें कोई अंधविश्वास भी नजर आए तो एक बिल्कुल कहना चाहूंगा, जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ तो 9 नवंबर 1989 को देवोत्थानी एकादशी, इसलिए क्या कहते हैं देवता अभी दीपावली के 11 दिन बाद आएगा देवोत्थानी एकादशी। 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन भयानक वाली कार सेवा हुई थी, गोलियां चली, उस दिन भी देवोत्थानी एकादशी थी। अब इसे संयोग मानिए या दैवीय संकेत मानिए, 9 नवंबर 2019 को जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में, उस दिन 8 और 9 नवंबर को भी देवोत्थानी। तो जो लोग अब कहते थे उनको समझ जाना चाहिए कि ये बदलाव कितना बड़ा बदलाव लेके आया है। अब भाजपा के साथ क्या होने वाला है, मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि भारत का समय बिल्कुल स्पष्ट रूप से आ रहा है। अभी जो फिच ने रीडिंग दी, फिच एक एजेंसी है जो विकास की दर बताती है, उसने भारत की विकास दर बताई थी 5.5, उसे बढ़ा के 6.3 कर दिया है। चाइना की बताई थी 5.2 से 4.5 कर दिया। पहली बार चीन डिफ्लेशन में रहा, यानी वहां कीमतें घट रही हैं, वहां की अर्थव्यवस्था रिसेशन की तरफ है, हम उधार की तरफ है। तो भारत का वक्त आ गया, इसमें कोई संशय मत रखिएगा। क्योंकि जब राम मंदिर उठना था तो ये राम मंदिर तारीख नहीं थी, ये भारत के उत्थान का एक कालखंड का परिचय था। मतलब भाजपा के साथ काम होगा, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। 1 जनवरी 1901 को जब इस देश में सूरज उगा तो इस देश में किसकी सरकार थी? अंग्रेज की। 1 जनवरी 1951 को इस देश में सूरज उगा तो इस देश में, पूरे देश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। 1 जनवरी सन 2001 को जब 21वीं सदी के पहले सूरज की पहली किरण इस धरती पर पड़ी तो इस देश में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी के अटल जी के नेतृत्व। और 2001 में ही मोदी जी गुजरात के सीएम बनकर शासकीय राजनीति में पदार्पण किया। 2010 के दशक में हमारी केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार, 2020 के दशक में हमें दोबारा उससे अधिक बहुमत की सरकार। इसका मतलब नियति का संकेत साफ है कि 19वीं सदी अंग्रेज की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी और 21वीं सदी भारतीय। बस आप ये ध्यान रखिए, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में बता दिया था कि यही भविष्य में होने वाला है, तो भगवान हमें बता रहे हैं कि भविष्य आपका ये है। और जब ये पूरा उपदेश दे दिया था भगवान कृष्ण ने गीता का, तो अर्जुन ने कहा महाराज जब ये तय ही है तो फिर किस बात का रक्तपात कराना अपने आप ही हो जाएगा। तो बस आप अलग चमकाइए, मैं ऊपर बैठा हूँ और ये लोग नीचे जमीन पर पड़े होंगे। भगवान ने कहा तय तो है, अगर कर्म करना। भगवान ने जो उंगली दिखाई थी, नियत ने अपनी उंगली दिखा रही है, आप लोग अपनी उंगली का सही प्रयोग करना, बस सही दिशा में करिए। जैसे आपके मोबाइल में कोई गाना टेप होता है, यहाँ पर रिकॉर्ड कर रखा है, बजेगा तो वही तो रिकॉर्डेड है, पुश तो करना पड़ेगा ना। बस सही पुश करिएगा, उसके बाद विश्वास रखिएगा। और राजस्थान में और क्या रखिएगा, वो तो पिछले चुनाव में याद करिए हमारे 50,000 बूथ है, 50,000 बूथ है और 1,00,000 कुछ हजार वोट हमें कम मिले थे। 0.3 या 4% वोट हमारा कम था, यानी एक बूथ पर केवल 2 या 3 वोट और पड़ गए होते तो सरकार हमारी होती। इसलिए अब की गलती नहीं होनी चाहिए, विलंबों ने खता की थी सदियों में सजा। इसलिए अंत में ये कहते हुए समाप्त करता हूं कि आप आश्वस्त हो जाइए कि भारत एक नए स्वरूप में आगे बढ़ रहा है।
और वहाँ के शौर्य की भूमि राजस्थान उसमें सिर्फ सहयोग देने के लिए नहीं, अग्रणी भूमिका में सक्रियता से आगे खड़ी दिखाई देगी कि अरुण गगन महाप्रगति का अब ये मंगलगान उठा, करवट बदला, अंगड़ाई सोया हिंदुस्तान उठा और उसी के साथ स्वर्ग मिलाने अब ये राजस्थान। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।